रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष जो कहानी प्रस्तुत है, कहानी उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी है। और एक तरीके से देखा जाए हिंदी साहित्य संसार में प्रेम की एक मिसाल पेश करती हुई ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार इस दुनिया में अभी भी कुछ महान निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो किसी के कहने भर को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देने को तैयार होते हैं। इस कहानी में जो केंद्रीय पात्र है लहना सिंह, जो एक वाक्य को पूरा करने के लिए, वो वाक्य ही नहीं था बल्कि वो प्रेम वाक्य था। उसने कहा था और उसने कहा था को, उस वाक्य को ध्यान में रखकर लहना सिंह अपने प्राणोत्सर्ग कर देता है। उसने कहा था कहानी जो है एक तरीके से हिंदी कहानी के जगत में मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि इस तरीके से कोई प्रेम पर बेजोड़ कहानी फिर हिंदी में उस प्रकार नहीं लिखा जा सका। कहने को तो बहुत सी कहानियां हैं, नई कहानियों के दौर में भी आया, लेकिन एक अपना अलग ही तेवर है। फ्लैशबैक पद्धति पे लिखा गया कहानी प्रथम बार सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कहानी की शुरुआत अगर देखें तो शुरुआत होती है अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली से। अच्छा, ये है कि जिस परिवेश में रहते हैं वहां की बोली देखिए, इस बोली में कितनी मिठास है। कहानी का प्रारंभ जब अमृतसर शहर के बम्बू काट वालों की कटी हुई मधुर बोलियों के बीच होता है, तो बड़े बड़े शहरों के इक्के तांगे वाले जहां सड़कों पर चलने वाली भीड़ को हटाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ का परिवेश ही इतना एक तरीके से मधुरता से परिपूर्ण है कि यहाँ के लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलते हैं, आपस में बातचीत भी बिल्कुल प्रेम पूर्वक करते हैं। हालांकि ये कहानी में हम आगे करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही सारांश बता देंगे फिर कहानी का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, हम कहानी शुरू करेंगे और बीच बीच में जो प्रासंगिक बातें हैं वो भी करते चलेंगे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगाएं। जबकि बड़े शहरों की जो चौड़ी सड़कें होती हैं उन पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उनके गुप्त गुह अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेटे खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह कहते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करते हुए। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूता प्यारी, बच जा लंबी वाली। समझ में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच्चा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौके की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और इस रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी बिना हटता ना था। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक स्थिति, एक परिवेश का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है कि वहां पे इतने प्रेम से सभी लोग मतलब बोलते हैं। अगर हम इस तरीके से किसी को रास्ते में बोले तो कोई बात नहीं सुनता, हमें चिड़चिड़ाहट आता है, गुस्सा आता है। लेकिन ये अमृतसर का बैम्बू कोट और जो गलियां हैं उसमें कितने प्रेम से लोग बोलते हैं। और जब इस चौक बाजार में नायक नायिका पहली बार मिलते हैं, जहाँ पे 12 वर्षीय लड़का लहना सिंह होता है, उस समय 8 वर्षीय लड़की होती है, दोनों पहली बार मिलते हैं। दरअसल ये अपने मामा के यहाँ गया होता है लड़का, और मामा के केस धोने को दही तथा लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने एक दुकान पे आते हैं। और दोनों क्या होते हैं कि बाले और पहनावे से देख के लगता है कि सिख है। तो यहाँ पे आते हैं तो इनके बीच जो बातचीत होता है ना, वो बहुत दिलचस्प है। जैसे जो 12 साल का वो लड़का है वो उससे पूछता है 8 साल की लड़की से जब मिलता है कि तेरा घर कहाँ है, तो कहती है मगरे में, और तेरा माझे में। ये कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं।
मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनके सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। कुड़माई एक तरीके से सगाई होना कि हो गई है या शादी, कुछ मंगनी को मान के चलिए, मंगनी को कहते हैं। तो उससे वो बड़े प्रेम से पूछता है कि अब वो 12 साल का है, वो 8 साल के, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की की कुछ आंखें वो चढ़ा कर कहती धत कहकर वो दौड़कर और आगे बढ़ जाती है। लड़का मुंह देखता रहेगा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के, क्योंकि एक ही गली में है तो मिलना जुलना होता रहता है, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब हो गई? कल देखते नहीं, या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। इसका ये मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वो बौखला गया सुनते ही इस बात को, भले ही उसको लगता था कि बस ऐसे ही पूछ लेती तेरी कुड़माई हुई नहीं, बट उस बात को बहुत सीरियसली लिया। उसको बहुत गुस्सा आया कि जब जाना वो सच में उसकी मंगनी हो गई है। आगे बात बढ़ती है। यहाँ तो हुआ, फिर राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। तो ये देखिए फ्लैशबैक पद्धति में पीछे भी कहानी चलता रहता है। ये तो इन दोनों लोग का पहला मुलाकात हुआ और इस तरीके से यहाँ पे कहानी रुका, फिर आगे की तरफ चलता है। राम राम यहाँ भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी गंधक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये घटना जो शुरू होती है, घटना है लगभग उसके 25 वर्ष के बाद। लहना सिंह जब फौज में भर्ती हो जाता है और उस समय आप अगर देखेंगे कि अपने यहाँ पे वातावरण कैसा भी रहा, देश का एक तरीके से संग्राम में सब झुके पड़े थे। फ्रांस की युद्ध भूमि में अंग्रेजों की तरफ से जमादार लहना सिंह जर्मनी की सेना के विरुद्ध तैनात था और उसके रेजिमेंट का नाम भी 77 था। तो वहां पे ये देखिए कि स्थिति वहां की बातचीत चल रही है कि एक जो परिवेश होता है, जो युद्ध का परिवेश होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे कैसे बातचीत होती है। लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी मिलेगी और अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मैं अकेला ही मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कल के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते और पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान नहीं दिया तो नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह ने बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। देखिए परिवेश का बिंबात्मक वर्णन कितना अच्छा है कि सूबेदार जी कहते हैं लहंगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह ये बोलते हैं कि जहाँ पे वो हैं, क्योंकि जहाँ पे युद्ध होता था, जैसे खाई है, खाई में अंदर ही अंदर उन लोगों को लड़ाई, तो वो परिवेश कितना विचित्र भयानक होता रहा होगा कि सूर्य वहां पे निकलता नहीं, वो ठंड के मारे वहां कपे जा रहे हैं। कहते हैं कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था।
बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 दुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाले फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है। ओटो में लगाना चाहती है पर मैं पीछे हट जाता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत क्या है, और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई। कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगा के रखे हो? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिसार न जूदिए, कल्लेड़ा लौंडा द बपार माड़िए, कल्लेड़ नांडा सौला आड़िए, लाड़ा चटाका कंधुए ना, कबड़ाए वे मजेदार गोरिए, हुड़ लड़ाए चाटका कादुए ना। कौन जानता था कि दढ़िया वाला खरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही पर तेज हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। ये युद्ध का परिवेश इतना भयावह होता है, फिर भी ये लोगों को अपनी खुशी को, अपने चहल पहल को बरकरार रखना होता है। हर घड़ी इनके ऊपर मौत सवार रहती है। इन्हें एक भी क्षण नहीं पता कि अगले क्षण इनके साथ क्या होने वाला है। ये परिवेश उसी का है बिल्कुल। दोपहर रात के ही अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। यहाँ पे एक किरदार है लैना सिंह का कि वो निस्वार्थ, जो एक तरीके से सेवा भाव है उसका सबके प्रति है। यहाँ पे एक तरीके से जब वो बीमार है नौकरी में, क्योंकि वहाँ ठंड तो सभी को है और जो भी चीजें हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, तो ऐसा नहीं कि लैना सिंह पूरा कपड़े वगैरह से वो भरा पूरा है। लेकिन जो सामने बोधा सिंह एक तरीके से बीमार है तो उसको अपनी जर्सी पहन लो, इस तरीके से संबोधित कर रहा है कि मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। तो वो मना करता है कि 4 दिन से तुम मेरे लिए मतलब ये सब कर रहे हो, खुद ठिठुर रहे हो। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलाए से बुन कर भेज रही है मेमे। गुरु उनका भला करे, यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले और ले जाकर उनसे मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। इस तरीके से जब नकली लपटन जब आते हैं करीबन रात के 3रे पहर में, थोड़ी देर बाद जब आते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि हाँ अब लड़ाई के लिए उस तरीके से तैयार होना है। तो कहते हैं कि सब लोग, जितने भी लोग हो, चुपचाप सब तैयार हो जाओ। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई।
कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा और ठनक गया। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया हो। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगादारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकलेगी ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी ही ना थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे ये संदेह नहीं रह गया था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने रही होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बात की है। सौरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने का सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते पीछे दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक न खुड़के। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरी हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर हो। तो चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तरह तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब के कोने पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख यानी मीन गार्ड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले दिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? ऐसे में मैंने बहुत बातें सीखी। या सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं, या सिख की जगाधारी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनको 2 फुट 4 इंच के सींगे होते हैं, या सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर या तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा जाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजो का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलागा विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी की बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार को जो सरकार का राज्य है वो जाने वाला है।
तो इस तरीके से मतलब वहां पे बातचीत चल रही है। इतने में साहब के जेब में से पिस्तौल चली और लहना सिंह की जांग में आकर लग गया। इधर लहना कि हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल खुरिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूक लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावा को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ था 8 और वे 70 अपने मुर्दों भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी के फतह, वाहे गुरु जी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पार्टों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दा फौजी आई, वाहे गुरु जी दी फतह, वाहे गुरु जी दी खालसा, सत्य श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे, करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में सो गोली लगी, आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा कर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना सिंह का दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी मानो बाड़भट्ट की भाषा में दंत वीड़ो पदेशाचार्य कहलाती वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कर रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां आई जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वह पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव जो उसके पैर में जो घाव है वो बहुत ही कम है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ तुम। मेरे लिए वहां पहुंच कर गाड़ी भेज देना और जन्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती रहेंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तो तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगे। लहना के सारे दृश्यों के रंग साफ होते गए। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट गई। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, वही दाई वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई तो वो धत्त कहकर भाग जाती है। एक दिन वैसे ही उसने पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। 8 वर्ष की उस कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम हो वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं और लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदार ने
तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट के वार्डनों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप हो गए। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत्कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाले सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिलाओ, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हम तीमियों को एक घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। एक दिन तांगी वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े वाले की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही दोनों का बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब हाँ कि अब कहता है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसको लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे, मतलब कि वो टप टप टपक रहे थे। और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो ये था लहना सिंह की विगत स्मृतियों में डूबने की कहानी और एक वादे को पूरा करने की कहानी। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें रघुकुल रीत सदा चलाई चरितार्थ होता दिखता है कि प्रेम के लिए किस तरीके से लहना सिंह ने बलिदान दिया अपना। चाहे तो वो नहीं करता ऐसा, लेकिन एक दिव्य प्रेम कथा है, सब कुछ न्यौछावर करने की कथा है। इसमें कुछ बनावटीपन नहीं है, सब कुछ एक तरीके से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कुछ पाने की आकांक्षा है। तो एक तरीके से प्रेम की दृष्टि से ये अमर कहानी है। कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम सर्वत्र नजर आता है। तो आज के लिए ये कहानी इतना ही। होपफुली आपको ये अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित करेंगे तो वो मेरे प्रेरणा का काम करेगा। और कभी भी साहित्य को सिर्फ अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से ना देखें, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के रूप में इसको लें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।